बच्चों, हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 विषय लेखा शास्त्र की और पिछले वीडियो में हमने आपके अध्याय 9 वित्तीय विवरण के बारे में सामान्य जानकारी डिस्कस की थी। वित्तीय विवरणों की किन पणधारियों को आवश्यकता होती है, व्यापार के कौन कौन से पक्षकार हैं जो संस्था की वित्तीय स्थिति या लाभदायकता स्थिति में रुचि रखते हैं, उसके बारे में बात की थी। और साथ ही साथ वित्तीय विवरणों को समझने से पहले जो पूर्व आवश्यकताएं हैं, यानी और जो आइटम्स हैं या और जो मदें हैं जो लेखांकन में समझना जरूरी है, वो सबसे मुख्य मदें थी पूंजीगत एवं आगम मदें, जिन्हें हमने पिछले वीडियो में विस्तार से डिस्कस किया। अब आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं वित्तीय विवरणों की सामान्य जानकारी। अगर बात की जाए तो वित्तीय विवरणों जो वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं वो लेखांकन प्रक्रिया का ही एक मुख्य भाग है। तो आइए हम बात करते हैं वित्तीय विवरणों की सामान्य जानकारी। सबसे पहले वित्तीय विवरणों की जानकारी को समझने से पहले आपके पूर्व ज्ञान को हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या चीज जो आपने आपके वित्तीय लेखांकन की फर्स्ट बुक में जर्नल करना, लेजर करना, तलपट बनाना, ये सभी लेखांकन प्रक्रिया के मुख्य भाग हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे किए जाते हैं। देखिए, इस चार्ट के थ्रू आप लेखांकन प्रक्रिया को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर व्यापार का लेखांकन करना है तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो व्यापार में जो होता है वो व्यवहार या सौदा ट्रांजैक्शन होता है और उसका सबसे पहले जो लेखा किया जाता है वो किया जाता है प्रारंभिक पुस्तकों में, यानी कि या तो जर्नल में या फिर सहायक बहियों में। ये सब आप वित्तीय विवरण लेखांकन की जो फर्स्ट बुक है उसमें आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद उन व्यवहारों की जर्नल करने के बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है, जिसे आप कहते हैं खतौनी करना। लेजर में जो आप पोस्टिंग करते हैं, खाते तैयार करते हैं, बैलेंसेस निकालते हैं, वो सब इसका तीसरा भाग है। खतौनी तैयार कर लेने के बाद, खातों के शेष निकाल लेने के बाद आपके द्वारा बनाया जाएगा तलपट, जो कि आपके द्वारा तैयार किए गए जो खाते हैं उनकी गणितीय शुद्धता को बताएगा कि लेखों में अगर कोई गणितीय अशुद्धि रह गई है तो तलपट का योग दोनों तरफ से बराबर नहीं आता है, और तलपट अगर दोनों तरफ से बराबर आ गया है तो इसकी बात की पूरी पूरी संभावना है कि लेखों में किसी भी प्रकार की कोई गणितीय त्रुटि नहीं है। और तलपट बन जाने के बाद अब जो मुख्य काम है वो है अंतिम खाते तैयार करना, वित्तीय विवरण तैयार करना। वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम भाग है और ये व्यापार के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करता है। संस्था के जो आर्थिक क्रियाकलाप पूरे वर्ष के दौरान किए गए हैं उनके परिणामों को वित्तीय विवरणों के माध्यम से ही जाना जाता है। तो आपको ये लेखांकन प्रक्रिया पूरी समझ में आई होगी और यहां तक की स्टेप्स समझने के बाद ही आप वित्तीय विवरण कर सकते हैं। अब धीरे धीरे जब आप लेखांकन की नॉलेज लेने लगे हैं तो आपको समझ में आने लगा होगा कि अकाउंटिंग एक पूरे प्रोसेस से होती है। सबसे पहले व्यवहार होगा, उसका लेखा प्रारंभिक पुस्तकों में होगा, उसके बाद वर्गीकरण करते हुए हम खतौनी तैयार करेंगे, खातों के शेष निकालेंगे और फिर तलपट तैयार करेंगे और तलपट की सहायता से अंतिम खाते तैयार किए जाएंगे। अब बात करते हैं वित्तीय विवरणों की। वित्तीय विवरण मुख्य तौर पर सूचनाओं का एक समूह है, क्योंकि वित्तीय विवरण एक नहीं बल्कि कई प्रकार की सूचनाएं आपको देंगे। वे संस्था की लाभदायकता बताएंगे, वो संस्था की वित्तीय स्थिति बताएंगे, वो संस्था की तरलता के बारे में भी बात करेंगे। तो यहां पर अगर बात की जाए तो अलग अलग उपयोगकर्ताओं को अलग अलग प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है। आपको फर्स्ट वीडियो में उपयोगकर्ता बताए गए हैं। हर उपयोगकर्ता का अपना अपना अलग अलग उद्देश्य है, वो संस्था की अलग अलग तरीके की जानकारी चाहते हैं।
किसी एक उपयोगकर्ता के लिए सूचना तैयार करने की बजाय व्यापार द्वारा वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, जो कि वास्तविक रूप में सूचनाओं का क्या होते हैं, समूह होते हैं, जो कि सामान्य रूप से कई प्रकार की उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता की क्या कर देंगे, पूर्ति कर देंगे, क्योंकि ये सूचनाओं का क्या है, एक खाली सूचना नहीं है बल्कि सूचनाओं का समूह है। वित्तीय विवरण संस्था की कई प्रकार की सूचनाएं आपको देते हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने के मूलभूत उद्देश्य क्या हैं? वैसे वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर दो उद्देश्य हैं। एक, संस्था की वर्ष के अंत में निष्पादन स्थिति यानी कि लाभ या हानि की स्थिति को मालूम करना कि पूरे वर्ष के दौरान जो व्यावसायिक संस्था ने जो व्यवहार किए हैं उससे संस्था को लाभ हुआ या हानि। तो पहला उद्देश्य है संस्था के लाभ या हानि की जानकारी करना, और दूसरा उद्देश्य है संस्था की आर्थिक स्थिति, किसी निश्चित तिथि को जानना कि उसकी वित्तीय स्थिति या आर्थिक स्थिति कैसी है। आइए बात करते हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने के मूलभूत उद्देश्य निम्नलिखित हैं। व्यापार के वित्तीय निष्पादन का सत्य व स्पष्ट प्रस्तुतिकरण। वित्तीय निष्पादन यानी कि पूरे वर्ष के दौरान जो आर्थिक क्रियाकलाप किए गए उनका क्या परिणाम हुआ, संस्था ने लाभ कमाया या हानि हुई। व्यापार की वित्तीय स्थिति का सत्य व स्पष्ट प्रस्तुतिकरण, सबसे मुख्य ये दो ही उद्देश्य हैं, और इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही संस्था अपने वित्तीय विवरण तैयार करती है। यानी कि इस तरीके के वित्तीय विवरण तैयार करती है कि इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए, संस्था की लाभदायकता की भी जानकारी हो जाए, संस्था ने कितना लाभ कमाया या हानि उठाई उसका भी पता चल जाए, और साथ ही साथ संस्था की एक निर्धारित तिथि को क्या आर्थिक स्थिति है इसकी भी जानकारी हो जाए। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। अब वित्तीय विवरण दो उद्देश्य हैं, संस्था की लाभ हानि की जानकारी करनी है और साथ ही साथ आपको संस्था की आर्थिक स्थिति या वित्तीय स्थिति की भी जानकारी करनी है। तो इसके लिए वित्तीय विवरणों में स्टूडेंट्स दो प्रमुख विवरण बनाए जाते हैं। पहला विवरण है व्यापारिक व लाभ हानि खाता यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा है तुलन पत्र या चिट्ठा जिसे आप कहते हैं बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, इस बार जो पाठ्यक्रम आपका एनसीईआरटी लिया गया है तो आपकी पुस्तक में केवल उसका हिंदी अनुवाद दे रखा है, जबकि अकाउंटिंग को ढंग से समझने के लिए, हायर क्लासेस में अकाउंटिंग को ढंग से सॉल्व करने के लिए अकाउंटिंग का जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न हिंदी में दिए गए हैं उसको हमने दोनों लैंग्वेज में लिया है और उसका सॉल्यूशन मैं आपको इंग्लिश में ही करा रहा हूं, और आपको अकाउंट्स के सॉल्यूशन इंग्लिश में ही करने चाहिए ताकि हायर क्लासेस में भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और इसके लिए आप अपने टीचर से भी राय ले सकते हैं। बाकी यहां पर मैं आपको सॉल्यूशन अंग्रेजी में ही कराऊंगा और क्वेश्चन जो है उसके दोनों रूपांतरण हम लेंगे हिंदी में और इंग्लिश में, तो आपको हर खाते की इंग्लिश भी मैं साथ के साथ बता रहा हूं। अब बात आती है कि आप दो विवरण बना रहे हैं तो इनसे क्या क्या सूचनाएं तैयार होंगी। भाई वित्तीय विवरण में आप दो चीजें तैयार कर रहे हैं, एक आप तैयार कर रहे हैं व्यापारिक व लाभ हानि खाता और दूसरा आप तैयार कर रहे हैं चिट्ठा, तो दोनों से क्या सूचनाएं निकलती है। तो पहले बात करना चाहेंगे व्यापारिक तथा लाभ हानि खाते को आय विवरण के रूप में भी जाना जाता है, जो कि व्यापार की हानि व लाभ की स्थिति को दर्शाता है। यानी कि इस खाते से संस्था के पहले मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति होगी, क्योंकि दो मूलभूत उद्देश्य हैं, संस्था की लाभदायकता को जानना, संस्था की लाभ या हानि की स्थिति को जानना, और दूसरा वित्तीय स्थिति को जानना। जबकि तुलन पत्र व्यापार की वित्तीय स्थिति को परिसंपत्ति और दायित्व पूंजी के रूप में व्यक्त करता है, असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के रूप में व्यक्त करता है, और साथ ही साथ संस्था की वित्तीय स्थिति को स्पष्ट रूप से बताता है। और ये दोनों ही चीजें ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और साथ ही साथ जो चिट्ठा है यानी जो बैलेंस शीट है वो दोनों के दोनों ही किससे तैयार किए जाते हैं, तलपट से तैयार किए जाते हैं। व्यापारिक लाभ हानि खाता व तुलन पत्र दोनों ही किसकी सहायता से तैयार किए जाएंगे, तलपट की सहायता से। ऐसा तो हमने
फर्स्ट जो डायग्राम समझा है उसी में हमने समझ लिया है कि सौदों का प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करने के बाद, उनका वर्गीकरण करने के बाद उन्हें तलपट बनाया जाता है और तलपट से की सहायता से वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं स्टूडेंट्स। संस्था अपने वित्तीय विवरणों में मुख्य तौर पर दो विवरण बनाएगी, एक व्यापारिक व लाभ हानि खाता और दूसरा चिट्ठा। आइए अब बात करते हैं व्यापारिक व लाभ हानि खाता ये कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन कौन सी मदें ली जाती है। तो थोड़ा सा रेफरेंस मैं अपने फर्स्ट वीडियो का लेना चाहूंगा। आपको बताई गई थी आयगत मदें और पूंजीगत मदें। आयगत मदों का लेखा व्यापारिक खाते व लाभ हानि खाते में किया जाएगा, जबकि पूंजीगत मदों का लेखा मुख्य तौर पर चिट्ठे में किया जाएगा। वो बातें हम सब बाद में करेंगे। आइए अभी हम व्यापारिक व लाभ हानि खाते की साधारण जानकारी लेते हैं। व्यापारिक व लाभ हानि खाता एक लेखांकन अवधि में किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा अर्जित लाभ अथवा हानि की गणना करने के लिए व्यापारिक व लाभ हानि खाता बनाया जाता है। यानी किसी संस्था ने पूरे वर्ष भर के दौरान जो आर्थिक क्रियाकलाप किए हैं उनसे संस्था को लाभ हुआ या हानि, उसकी जानकारी के लिए वर्ष के अंत में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। खाते के दो पक्ष होते हैं, ये आप लेजर में सीख चुके हैं कि प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। यानी ये वाला साइड नाम पक्ष होता है और ये वाला साइड जमा पक्ष होता है, ये आप पहले से ही जानते हैं। तो इस खाते के भी दो पक्ष होते हैं। नाम पक्ष में समस्त खर्चों व हानियों को लिखा जाता है। वर्ष के दौरान जितनी भी हानि या भी आयगत खर्चे हुए हैं उनको नाम पक्ष में यानी डेबिट पक्ष की ओर लिखा जाएगा, तथा जमा पक्ष में लाभों व आयों का लेखा किया जाता है। यानी क्रेडिट पक्ष में आप किसको लिखेंगे, सारी जो इस साल की इनकम है उनका लेखा करेंगे, और डेबिट पक्ष में आप समस्त खर्चों को लिखेंगे। एक बात और स्टूडेंट्स, वास्तविक रूप में ये दो खाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे एक रूप में बनाया जाता है लेकिन बनेगा ये दो पार्ट्स में। तो आइए अब मदें समझते हैं। पहले हम मदों को समझेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की मदों को, और फिर हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदों को। तो पहले बात करते हैं व्यापार खाते के नाम पक्ष की मदें, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखी जाने वाली मदें कौन कौन सी है। सबसे पहली मद ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है स्टूडेंट्स, जो माल गत वर्ष में बिकने से रह गया वो गत वर्ष के लिए क्लोजिंग स्टॉक है, और अब नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया, नया वित्तीय वर्ष चालू हो गया, तो वो इस साल के लिए क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक बन गया। तो सबसे टॉप पर ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, जिसे आप प्रारंभिक स्कंद या प्रारंभिक रहतिया कहते हैं। उसके बाद में शुद्ध क्रय। शुद्ध क्रय से मतलब जो साल भर के दौरान आपने क्रय किया है उसमें से क्रय वापसी घटाने के बाद, यानी कि परचेज रिटर्न घटाने के बाद परचेज लिखी जाती है। और उसके बाद में लिखे जाते हैं समस्त डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसके कुछ एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स, जैसे वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कैरीज एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसके अलावा आप ऑक्ट्रॉय ले सकते हैं, कैरेज इनवॉर्ड ले सकते हैं, इसके अलावा डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस ले सकते हैं, और भी बहुत सारे, इंपोर्ट ड्यूटी, फैक्ट्री से संबंधित कोई खर्चा, फैक्ट्री रेंट, ये सभी खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट के नाम पक्ष की ओर लिखे जाएंगे। लेकिन सभी खर्चों में केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय आएंगे। कुछ के नाम यहां पर आपको एग्जांपल के तौर पर लिखा दिए गए हैं, और कुछ मैं और बोल देता हूं, जैसे ऑक्ट्रॉय है, इंपोर्ट ड्यूटी है, डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस है, कोई भी खर्चा फैक्ट्री से संबंधित है, जैसे किसी भी, जैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री रेंट है, तो ये सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखे जाएंगे, क्योंकि ये सभी खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष की ओर दो मदें लिखी जाती हैं स्टूडेंट्स। एक तो लिखा जाता है नेट सेल्स, वर्ष के दौरान जो भी माल आपने बेचा, यानी तो आपकी सेल्स का टोटल, लेकिन उसमें से सेल्स रिटर्न घटाने के बाद। और एक लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि साल के अंत में बिकने से रह गया है। इसके बारे में हम डीपली आगे बात करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को आपको अलग से समझाएंगे। अभी केवल आप इतना ध्यान रखें कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के बाय की तरफ लिखा जाता है। ये इनकम नहीं है, इनकम्स को बाय की तरफ लिखा जाता है। इसके लिखने का कारण कुछ और है, जिसे हम आपको आगे के वीडियो में समझाएंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में सबसे पहले लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद में परचेज लिखी जाएगी,
परचेज रिटर्न घटाने के बाद, और फिर सारे डायरेक्ट खर्चे लिखे जाएंगे। और क्रेडिट पक्ष की ओर क्या लिखा जाएगा? सेल्स, जिसमें से सेल्स रिटर्न घटा दी जाएगी, और क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा। अब बात करते हैं इसके आगे के भाग की, यानी P&L अकाउंट की, जो कि ट्रेडिंग के जस्ट नीचे जोड़ते हुए बनाया जाएगा। इसमें खर्चे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लिखवाए हैं, बाकी बहुत सारे जो खर्चे ट्रेडिंग में नहीं लिखे हैं, यानी कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे खर्चे P&L के नाम पक्ष की ओर लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हों, ये सब P&L के डेबिट पक्ष की ओर लिख दिए जाएंगे। क्रेडिट पक्ष में इनकम लिखी जाएगी। सेल्स के अलावा और जो इनकम हुई है, जैसे आपको कोई ब्याज प्राप्त हुआ है, कोई किराया प्राप्त हुआ है, कोई लाभांश प्राप्त हुआ है, तो ये सब क्रेडिट पक्ष की ओर लिखे जाएंगे, जिसमें रेंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, या फिर कोई और इनकम हो। अब आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट समझाते हैं स्टूडेंट्स, इसे आप ध्यान से समझिएगा। आपको पीछे जो बातें बताई गई है वो सारी बातें मैं यहां पर रिपीट करूंगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों दो अकाउंट हैं, लेकिन उन्हें जॉइंट में आपको एक साथ ही बनाना है। और अगर बात की जाए तो ये वाला साइड जो है स्टूडेंट्स वो डेबिट साइड है, और ये वाला जो साइड है वो क्रेडिट साइड है, जैसा कि आप सभी से परिचित है। तो मैंने क्या कहा था कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद लिखी जाएगी परचेज रिटर्न को घटाने के बाद, और उसके बाद जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास हैं उन्हें आप लिख दें। उसके बाद अगर बात की जाए तो क्रेडिट पक्ष में दो मदें लिखी जाती है, एक तो विक्रय सेल्स रिटर्न को घटाने के बाद, और एक लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया। और उसके बाद जोड़ बाकी करके अंतर निकाला जाता है। अगर क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा है और डेबिट पक्ष का योग कम है तो अंतर की राशि होगी सकल लाभ, जिसे कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये अंतर की राशि से निकाला जाएगा स्टूडेंट्स। यहां पर मैंने लिख दिया BF बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये जोड़ बाकी करके निकाला जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि डेबिट का योग ज्यादा हो और क्रेडिट का योग कम हो, तो इसे सकल हानि कहेंगे, और फिर इसे लिखा जाएगा बाय ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद ही आप P&L अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता है। जैसे यहां पर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपने निकाला है और इसे P&L के इधर की तरफ ट्रांसफर किया है, इनकम की तरफ। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो वो इधर आएगा, तो उसको ट्रांसफर इधर किया जाएगा, और अगर ग्रॉस लॉस होता है तो वो इधर आएगा, तो उसे ट्रांसफर खर्चों की तरफ किया जाएगा, क्योंकि वो हानि है। इसके बाद में जो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बचे हुए हैं उन्हें लिखा जाएगा, जैसे कि रेंट्स, रेट, सैलरी, रिपेयर, बैड डेट्स, या और भी कोई खर्चा हो तो वो लिखेंगे। अगर और कोई इनकम आपको प्राप्त हुई है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट में जोड़ने के लिए क्रेडिट पक्ष की तरफ लिखी जाएगी, और अंतर की जो राशि होगी स्टूडेंट्स वो आएगा नेट प्रॉफिट या शुद्ध लाभ। कब? जब क्रेडिट पक्ष ज्यादा हो और डेबिट पक्ष कम हो, और अगर अंतर उल्टा हो, यानी कहने का मतलब यह है खर्चे की साइड ज्यादा हो और इनकम कम हो, तो अंतर को नेट लॉस कहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो आया है ये ही व्यवसाय का असली लाभ है, जो संस्था की लाभदायकता को बताएगा। तो यहां पर हमने क्या क्या बातें सीखी? ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर को सकल लाभ कहा जाता है, और P&L अकाउंट के अंतर को शुद्ध लाभ कहा जाता है, और संस्था का वास्तविक लाभ कौन सा है? शुद्ध लाभ, क्योंकि सकल लाभ में से तो समस्त खर्चे घटे हुए ही नहीं है, लेकिन शुद्ध लाभ में से समस्त खर्चे घटा दिए गए हैं। तो व्यवसाय का सही परिणाम कौन सा लाभ बताएगा स्टूडेंट्स? शुद्ध लाभ बताएगा। सकल लाभ व शुद्ध लाभ की अवधारणा, व्यापारिक और लाभ हानि खाता दो खातों का मिश्रित रूप है। इतना तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि हमने जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है वो दो खातों का मिश्रित रूप है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट और उसके बाद P&L अकाउंट यानी लाभ हानि खाता, जिसमें व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट और लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शामिल है। व्यापारिक खाता सकल लाभ या सकल हानि को ज्ञात करता है। जैसा आपको बताया था कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट 2 में कम पड़ रहा है, डेबिट पक्ष में कम पड़ रहा है ट्रेडिंग के, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट है, और अगर क्रेडिट में कम पड़ रहा है तो वो ग्रॉस लॉस है। इसी तरीके से जो लाभ हानि खाता है वो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को ज्ञात करता है।
स्टूडेंट्स, यहां पर हमारी वित्तीय विवरण की सैद्धांतिक जानकारी पूरी होती है। अगले वीडियो से हम आपके लिए लेकर आएंगे आपकी पाठ्य पुस्तक के एग्जाम्पल। तब तक के लिए धन्यवाद।